हॉरर मूवीज में संभोग डालना क्या बन गया था इनका रिवाज, या फिर भट्ट फैमिली खाज मिटा रही थी बना के मूवी राज। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला है। कभी बिपाशा, कभी मलिका, कभी लाते थे तनुश्री दत्ता। चुनाव तो सारे महेश भट्ट जीतता था, क्यों इमरान हाशमी चलाता था सत्ता। तो कहानी शुरू होती है कॉलेज के एक ग्रुप से, जो कि पिकनिक मनाने के लिए अपने घरों से दूर ऊटी के जंगलों में आया हुआ था। अब हम व्यूअर्स तो जानते ही हैं कि पिकनिक पर क्या होता है, संभोग बजता है दबा दबा के। तो खेत के बाहर ना खड़ी करनी पड़े बुलेट और स्कूटी, इसलिए यह चले आए थे संभोग बजाने के लिए ऊटी। तो अब मौत का नंगा नाच शुरू होता है। बोतल घुमाई जाती है जिसमें होठों को चूसने का नंबर निशा नाम की लड़की का आ जाता है। तो निशा का यह निशाचर बॉयफ्रेंड उसके कोमल होठों को चूसने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पता नहीं निशा को क्या खुजली सी मचती है, वह इस 4 फुट के निशाचर को छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती है कि मेरा दे दी चुम्मो। लेकिन निशाचर का तो नंबर आया था, वह कहां छोड़ने वाला था, तो वह उसके पीछे ही दौड़ पड़ता है। लेकिन कुछ दूर चल के ही निशा को कुछ डरावना सा महसूस होता है। और फिर कुछ ही टाइम में जंगल के अंदर से किल्लियों की तेज तेज आवाज आने लगती है। जिससे हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि निशाचर द्वारा निशा का शीशा चटकाया जा रहा है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, अगली सुबह पता चलता है कि निशा और निशाचर दोनों हॉस्पिटल में हैं, जहां निशा पर रंडी चुड़ैल आ गई है और उसने निशाचर की गर्दन पर बुड़क मार लिया है। तो तभी हॉस्पिटल के अंदर एंट्री होती है बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर की, जो कि लड़की को देखते ही समझ जाते हैं कि वो तो चुदक्कड़ है मतलब इस पर रंडी चुड़ैल आत्मा का साया है। तो फिर वह निशाचर से कहते हैं कि जहां यह हादसा हुआ है मुझे वहां लेकर चलो, हमें उस आत्मा को रोकना होगा। तो जंगल में आकर बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर निशाचर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगा कि कोई तुम्हारे कान में कुछ कह रहा है। तो निशाचर कहता है कि नहीं। तो फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगा कि कोई आवाज तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। तो निशाचर कहता है कि नहीं। तो फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगा कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है। तो निशाचर कहता है कि नहीं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि फिर तो जरूर यहाँ एक आत्मा है तो प्रोफेसर कहता है कि फिर तो ये जरूर किसी आत्मा का काम है, और कहते हैं कि तुमने निशा को ठंडी करने के चक्कर में उस आत्मा को गर्म कर दिया है। अब देखो वो क्या क्या करती है कि तभी अचानक से एक पक्षी इन चारों की तरफ आता है। तो यह तुरंत देखते हैं कि कौन है। ओ ये तो मोदी जी है। तो मोदी जी के गुजरते ही निशाचर का फोन बजता है और खबर मिलती है कि निशा का गेम बच चुका है। तो बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर तुरंत समझ जाते हैं कि अब ये रंडी चुड़ैल आत्मा और ज्यादा आतंक मचाएगी। अब इसके बाद मूवी में एक पहला सॉन्ग आता है जिसमें कॉल सेंटर के सभी एम्प्लॉइज नाच रहे होते हैं, और साथ में पता भी चल रहा होता है कि ये स्टोरी महेश दल्ले ने लिखी है। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला है। तो अब सॉन्ग के अंदर संजना नाम की लड़की परेशान से दिखाई देती है, क्योंकि उसका पति उससे बात नहीं कर रहा है बल्कि बिजनेस की मीटिंग में बिजी है। तो वह रोते हुए पार्टी से चली जाती है। लेकिन कार के अंदर संजना के कान में कोई कहता है कि काली बच्ची, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बुशदत जाट नाम के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वहां संजना का हस्बैंड आदित्य आता है। तो वह देखती है कि संजना को तो हॉस्पिटल वालों ने मैक्सी में लिटा रखी है और उसे एक भी खरोच नहीं आई है। तो वह बुशदत जाट हॉस्पिटल को थैंक यू बोलता है और संजना को सॉरी बोलता है कि मेरी गलती होगी, मुझे माफ कर दो, और कहता है कि बताओ तुम्हें कहां घूमने जाना है। तो संजना कहती है कि मैं तो ऊटी जाऊंगी। तो यह दोनों ऊटी आ जाते हैं। जहां संजना अपने घर को देखती है तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है कि कैसे वो और आदित्य इस घर में खुश रहा करते थे, कैसे वो हंसते खेलते हुए अपना वक्त गुजार रहे थे, कैसे आदित्य संजना की खुशबू छीना करता था, और कैसे आदित्य ने सुहाग रात वाले दिन संजना को बेड पे उगेल लिया था लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में दोनों एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। तो अब रात को पता नहीं संजना को क्या खुजली सी मचती है, वह बिना सलवार के उठकर दरवाजे से आ रही चांद की रोशनी के साथ खेलने लगती है और फिर वह रोशनी अपने कान में डालने लगती है। लेकिन तभी संजना को कान में वही आवाज आती है कि काली बच्ची। तो संजना एकदम से डर जाती है और फिर जोर जोर से किल्लियों की आवाज आने लगती है। तो जहां पर संजना को चादर में छुप जाना चाहिए था, वहां वह घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाती है और डरते हुए पूछती है कि कौन है। लेकिन किल्लियों की आवाज आती रहती है और तभी वहां आदित्य आकर संजना को वापस घर में ले जाता है। संजना आदित्य को आवाज के बारे में बताती है, लेकिन आदित्य उसकी बात का यकीन नहीं करता। तो संजना नींद की गोली खाकर सोना चाहती है, लेकिन आदित्य उसे रोकता है और कहता है कि ये नींद की गोली ही सारी परेशानी की जड़ है। तो संजना कहती है कि मुझे इनके बिना नींद नहीं आती। तो आदित्य कहता है नींद, मैं जागूंगा तुम्हारे साथ, जी भर के बातें करेंगे हम, पूरी रात तुम्हारा हाथ अपने हाथों में थाम के बैठूंगा मैं।
अब आदित्य बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, ना संजना उसे दे रही थी, ना ही उससे मीठी मीठी बातें कर रही थी। तो आदित्य अपनी यह परेशानी लेकर उनके पास जाता है जिन्होंने आदित्य और संजना की शादी कराई थी, मतलब इस शादी के बिचौलिया के पास। उनसे यह सारी बात बताता है कि देख लो संजना ने दे रही बिल्कुल भी, तुमने कैसी शादी कराई मेरी हो। तो यह सुनते ही शादी का बिचौलिया अजय कहता है कि ऐसा कैसे चलेगा, तू बेफिक्र रह, हम दोनों जाकर उसे समझाएंगे, कल से ही तुझे देने लगेगी, टेंशन न ले बिल्कुल भी। तो अब अजय और प्रिया आकर संजना को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, वो भी एक कविता के जरिए, कि देख संजना अगर तू नहीं करेगी अपने पति के साथ जुगाड़, तेरी योनि तो सिर्फ म्याऊं म्याऊं करेगी, उसका औजार मारेगा दहाड़। तुम दोनों के गुप्तांग तो ऐसे तड़पते थे जैसे गर्म तेल में जीरा, उसका औजार तो माइकल जैक्सन बना हुआ है, तेरी योनि को बना रहे हैं शकीरा। तो यह कविता संजना के लिए शिलाजीत का काम करती है और वह आदित्य को अपनी खूब सारी खुशबू छिनवाती है। लेकिन यह सब उस रंडी चुड़ैल को कहां बर्दाश्त होने वाला था। वह आती है और कुछ अजीब सा करती है। संजना डर जाती है और वह आदित्य से भी कहती है कि यहाँ जरूर कोई है, लेकिन आदित्य उसका यकीन नहीं करता और कहता है कि आज सुसु से सुसु मिलाओगे। लेकिन संजना यह बहाना बनाकर वहां से चली जाती है कि आज बुधवार है और बुधवार को सारा बाजार बंद रहता है। अब बाजार के बंद होने से सुसु मिलाने का क्या संबंध था, यह एक अलग विषय है। अब संजना को पता चलता है कि इस घर का एक नौकर भी था जिसका नाम रॉबर्ट था और उसको भी यह सेम आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन वो काफी टाइम से गायब है। तो अब संजना यह बात अपनी सहेली प्रिया से बताती है कि मुझे रोज बहुत ही खतरनाक आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी मेरा यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर प्रिया कहती है कि कोई माने या न माने, मैं अपनी दोस्त की सारी बातें मानूंगी और कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के पास लेकर चलूंगी जो इस चीज का समाधान कर देंगे। तो अब प्रिया बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर को संजना के घर लेकर आती है और वह आते ही संजना से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई लाल रंग की चीज दिखाई देती है। तो संजना कहती है कि नहीं। तो फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई चेहरा घर के अंदर घूमता हुआ दिखाई देता है। तो संजना कहती है कि नहीं। तो फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई साया या धुआं जैसा कुछ दिखाई देता है। तो संजना कहती है कि नहीं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि फिर तो जरूर इस घर में आत्मा है। तो अब बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक नींबू रखता हूं, अगर वह कल तक लाल हो गया तो जरूर इस घर में आत्मा है। और अगले दिन सच में नींबू लाल हो जाता है। यही तो मैंने बोला, लाल है पूरा ठेला। तो अब नींबू लाल होते ही संजना तुरंत पहुंचती है आदित्य के ऑफिस में और मीटिंग के बीच में ही कहती है कि यहाँ बैठा तू, घर में आत्मा घुस गई हमारे, तुम्हें तो मेरा यकीन ही नहीं था। तो यहाँ आदित्य बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर को धो देता है कि मेरी बहू से पैसे लूटने के चक्कर में है तू। अब प्रोफेसर को पीटने की खबर आदित्य के पापा जी तक पहुंच जाती है और वह फोन पर ही आग मूतने लगते हैं और आदित्य को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि इधर मुंबई आ जाओ, इधर बहुत तगड़ी मीटिंग है। तो आदित्य और संजना मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। तो प्रिया संजना की तरफ से बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर से माफी मांगने जाती है, लेकिन प्रोफेसर साहब का मुंह फूला रहता है। तो प्रिया कहती है कि प्रोफेसर साहब अब तो वो दोनों मुंबई जा रहे हैं, अब तो अपना मुंह सीधा कर लो। तो प्रोफेसर एकदम से कहते हैं कि वो कहीं नहीं जा पाएंगे, वो रंडी चुड़ैल आत्मा उनको कहीं नहीं जाने देगी। और होता भी यही है, जिस रोड से आदित्य और संजना जा रहे होते हैं वो रोड 5 घंटों के लिए बंद हो जाता है। तो हम व्यूअर्स सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि तभी वहां एक पक्षी दिखता है। इन हवाओं में कभी। तो अब आदित्य और संजना थक हार कर वापस घर पर आ जाते हैं। तो इस बार आदित्य अकेले ही जंगलों के रास्ते से मुंबई चला जाता है। तो प्रिया संजना से कहती है कि उसे इस घर में नहीं रहना चाहिए, चलो मेरे घर चलो। लेकिन संजना कहीं भी जाने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि यहाँ जरूर कुछ राज है, आदित्य मुझसे कुछ छिपा रहा है, जरूर आदित्य ने ऊटी में रहकर किसी की बूटी बजाई है। संजना सही समझ रही थी, इस घर में जरूर खाज का राज है। तो अब रात को संजना सोती नहीं है, वह उस आवाज के आने का पूरा इंतजार करती है। लेकिन इस बार आवाज नहीं, इस बार वह रंडी चुड़ैल खुद शीशे में संजना को दिखाई देती है। तो संजना घर से निकलकर बाहर आ जाती है और जोर जोर से रंडी चुड़ैल से कहने लगती है कि वह इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, बल्कि उस आत्मा को यहाँ से भगा देगी। लेकिन फिर वह खुद के घर के बाहर सो जाती है। अब सुबह होते ही प्रिया और संजना दोनों बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर के पास पहुंचती है। लेकिन इस बार प्रोफेसर दोनों को भगाने लगते हैं क्योंकि तुम तो भली बनती हुई आलो, लेकिन इसका दूल्हा मुझे मारेगा। तो इस बार संजना कहती है कि प्रोफेसर साहब मैंने इस बार उसका चेहरा देखा है और वो कोई औरत है। तो औरत सुनते ही प्रोफेसर साहब समझ जाते हैं कि इस हादसे का लिंक निशा और निशाचर वाले हादसे से जुड़ा हुआ है। तो अब प्रोफेसर इन दोनों को उस जंगल में लेकर जाते हैं जहाँ निशा पर वह रंडी चुड़ैल सवार हो गई थी। और फिर संजना से कहते हैं कि तुम अकेले जाओ, वह रंडी चुड़ैल तुमसे अकेले में बात करना चाहती है। तो फिर तू क्यों आया था? तो संजना अकेली जाती है और चुड़ैल से पूछती है कि हलवा पराठा खाओगी? तो इस भद्दे से मजाक पर चुड़ैल बिगड़ जाती है और जोर जोर से चीखे मारने लगती है और इस बार संजना को उड़ाकर दूर ले जाती है और एक गन के पास लाकर फेंक के मारती है। तो अब यह तीनों इस गन को लेकर आर्म शॉप में जाते हैं जहाँ इनको इस गन के मालिक का पता चल जाता है। और जैसे ही हम व्यूअर्स इस गन के मालिक को देखते हैं तो हम सबको पता चलता है कि बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर का कॉम्पिटिटर आ चुका है, मतलब इनकी आईब्रो प्रोफेसर से भी तगड़ी थी। तो यहाँ संजना को लगता है कि जरूर विशाल आईब्रो वाले आदमी ने किसी लड़की का बलात्कार करके इस गन से मार डाला। तो संजना तुरंत प्रोफेसर और प्रिया के साथ विशाल आईब्रो वाले आदमी के पास आती है और आते ही कहती है कि तेरी गर्मी का नतीजा मैं भुगत रही हूँ, तूने किसी लड़की को पेल दिया और अब वो मुझे परेशान कर रही है। तो एकदम से विशाल आईब्रो वाला व्यक्ति भड़क जाता है और कहता है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो विशाल आईब्रो वाला व्यक्ति पूरी बात बताता है कि जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रही हो वो लड़की मेरी बेटी थी और वो दिमागी रूप से बीमार
बीमार थी और वो काफी टाइम पहले मेरी यह गन चुराकर घर से भाग गई थी। मुझे तो तुमसे ही पता चल रहा है कि वो मर चुकी है। तो संजना के हाथ फिर से खाली रह जाते हैं कि आखिर वो रंडी चुड़ैल आत्मा संजना को क्या बताना चाहती है। तो बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर साहब थक हार कर संजना को एक काले जादू की किताब देते हैं, जिससे संजना उस आत्मा को बुलाकर उससे बात कर सके। तो अब संजना काले जादू की किताब को घर लाकर अच्छे से नहा धोकर अपने पीरियड वाला पैड चेंज करके आत्मा को बुलाने के लिए काले जादू का मंत्र पढ़ना शुरू करती है, वो भी एक कविता के जरिए कि ए आत्मा तू बस जल्दी से आजा और कर ले तू मुझसे चुगली। अगर मेरे पति ने कुछ भी किया है तो काट दूंगी उसका मोगली। बहुत कहा है तूने मुझे काली बच्ची, इसलिए जादू भी कर रही हूँ काला। अगर मेरे पति ने कुछ भी किया है तो काट दूंगी उसका भाला। तो संजना का यह मोगली और भाला काटने का प्रॉमिस सुनकर चुड़ैल को थोड़ा यकीन सा हो जाता है और वह उसके सामने आ जाती है। तो अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि आदित्य ऑफिस से घर आता है तो वह देखता है कि संजना टांग चोड़ी करके सीढ़ियों पर बैठी है और वह आदित्य के आते ही गंदी गंदी बातें करने लगती है कि मेरी जमीन सूखी पड़ी है, इस पे अपनी पानी बरसा दो, मेरी उस काली गुफा को अपनी टॉर्च से रोशन कर दो, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है तुम और अच्छा महसूस करा दो वगैरह वगैरह। और फिर संजना एकदम आदित्य को बेड पे उगेल लेती है और कहती है कि छोटे बच्चों की तरह मत डरो, मैं ऊपर ऊपर से करूंगी और फिर संजना एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है, जिससे आदित्य डर जाता है और कहता है कि तुम तो मर चुकी हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चुड़ैल तुरंत संजना की बॉडी से निकलकर चली जाती है और फिर संजना आदित्य से पूछती है कि कौन मर चुकी है। तो फिर आदित्य अपनी पीछे की सारी कहानी संजना को बताता है कि उसने ऊटी में रहकर कैसे एक लड़की की बूटी बजाई है। वह बताता है कि जब वह ऊटी में था तो एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि दरवाजे पर एक लड़की आती है जिसका पूरा बदन बारिश के पानी से लथपथ था और वह बहुत ही सेक्सी आवाज में कहती है कि क्या मैं बारिश होने तक आपके यहाँ रुक सकती हूँ। तो आदित्य तो हम व्यूअर्स जैसा था, वो कहाँ मना करने वाला था, वो कहता है कि अजी बिल्कुल आ जाओ अंदर को। और जैसे ही आदित्य इस लड़की के लिए कपड़े लेकर आता है तो वह देखता है कि यह लड़की तो आग के आगे बिल्कुल नंगी नमरजात बैठी है और कहती है कि तुम्हारे घर की आग तो बहुत ठंडी सी है, इससे ज्यादा गर्मी तो मेरे बदन में है। और फिर कहती है कि आ जाओ दो जिस्म एक जान हो जाए, आजा मेरे बदन का पसीना चटेगा। तो यह आदित्य जवान गबरू अपने डमरू को कंट्रोल करके वहां से चला जाता है और कहता है कि आप गेस्ट रूम में सो सकती हो। तो कुछ टाइम बाद वह कुछ आवाज सुनता है तो वह बाहर आकर देखता है कि यह लड़की बिना सलवार के एक कमीज में बैठी है और पियानो बजा रही है। और फिर आदित्य के करीब आती है और कहती है कि आओ दो जिस्म एक जान हो जाए, तुम्हारे घर में तो बहुत मच्छर काट रहे अब बिना सलवार के फिरेगी तो मच्छर तो काटेगी। हम व्यूअर समझ चुके थे कि आदित्य की तो लॉटरी लग चुकी है। तो फिर आदित्य चुपचाप जाकर सो जाता है, लेकिन जैसे ही वह सुबह उठता है तो यह लड़की घर से जा चुकी थी। तो आदित्य इतना पछताता है कि हम व्यूअर समझ सकते हैं कितना पछताता है। लेकिन तभी वह देखता है कि यह लड़की पियानो के पास एक लेटर छोड़कर गई है जिसमें लिखा था कि आओ दो जिस्म एक जान हो जाए, तू कितना भी भला बल्ले मुझे देख के तेरा खड़ा तो जरूर हुआ होगा तू कितना भी भला बल्ले मुझे देख के तेरा खड़ा तो जरूर हुआ है। और नीचे लिखा होता है मालिनी, मतलब इस दहकते कुएं का नाम मालिनी था। तो अब आदित्य ऑफिस के लिए जाने लगता है कि तभी वह रास्ते में देखता है कि मालिनी की कार खड़ी है और कपड़े कार में ही थे। तो वह तुरंत देखने जाता है कि कहीं ना कहीं नंगी पड़ी होगी। मालिनी में ज्यादा ही गर्मी थी, बात बात पे कपड़े उतार देती बात बात पे कपड़े उतार देती थी। तभी वह देखता है कि मालिनी बहुत ही सेक्सी अंदाज में वोलिन बजा रही है। तो आदित्य उसके करीब जाता है तो यहाँ मालिनी साफ साफ पूरे होशो हवास में एक टांग पर खड़ी होकर डिस्क्लेमर देती है, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लेकिन मर्दों का सिस्टम और प्रकार से चलता है, यह लड़के नहीं समझ सकती। तो आदित्य डिस्क्लेमर को दरकिनार करते हुए मालिनी को बुरी तरीके से लिपट जाता है। और फिर क्या था, फिर तो दोनों बुरी तरीके से रोज संभोग करते हैं। मालिनी तो दहकता हुआ थी ही, उसका जब भी मन करता वह ऑफिस पहुंच जाती और वही मीटिंग के बीच में से आदित्य को खींच लेती और वही संभोग बचता। तो अब मालिनी तो टॉक्सिक लवर थी, वह सुबह नाश्ते में दिल्ली की 10 निब्बी खा जाती थी। तो हम व्यूअर समझ सकते हैं कि वह किस लेवल की टॉक्सिक लवर थी। तो मालिनी आदित्य को उसकी बीवी संजना से बात करते हुए सुन लेती है। तो उसको कहां बर्दाश्त होने वाला था कि उसका एकमात्र लवर किसी और से बात करे। तो वह आदित्य से जिद करने लगती है कि वह अपनी बीवी को डाइवोर्स दे। लेकिन आदित्य अपनी बीवी से ट्रू लव करता था, मालिनी के साथ तो वह हाजम हाजम कर रहा था। तो मालिनी आदित्य से प्यार की बहुत ज्यादा भीख मांगती है, लेकिन आदित्य हर दफा उसे दफान कर देता है कि दफान तेरी सूरत। तो अब एक दिन मालिनी आदित्य के घर पर तमंचा लेकर आ जाती है और कहती है कि अगर तुम अपनी बीवी को नहीं बताओगे तो मैं खुद को गोली मार लूंगी, तब तो उसे पता चली जाएगा। तो यहाँ मालिनी खुद को शूट कर लेती है। तो अब आदित्य मालिनी की बॉडी अपने नौकर रॉबर्ट की मदद से दफना देता है। तो यह सब सुनकर संजना भला कैसे रुकती, वह आदित्य को छोड़कर चली जाती है क्योंकि आदित्य ने कुछ ज्यादा ही डिटेल में मालिनी को पेलने की कहानी संजना को बताई थी। आदित्य बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, इसलिए मालिनी पहले ही डिस्क्लेमर दे रही थी। अब यहाँ संजना की दोस्त उर्फ शादी की बिचौलिया संजना कहती है कि सही किया तुमने उसे छोड़कर चली आई। तो यहाँ एकदम से बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर जोर से कहते हैं कि वुमन हो तुम, वुमन ही रहोगी
उस चुड़ैल ने बहुत ही चालाकी से आदित्य को तुमसे दूर कर दिया ताकि वह उसे मार डाले और हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए। तुम्हें आदित्य को बचाना होगा। तो जब तक संजना आदित्य के पास पहुंचती है तब तक चुड़ैल आदित्य का एक्सीडेंट करवाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा देती है। तो यहाँ संजना और बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर आते हैं और वह देखते हैं कि आदित्य तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो तभी बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर कहते हैं कि हमें जल्दी से मालिनी की लाश को ढूंढकर उसे जलाना होगा, तभी यह आत्मा भटकना बंद करेगी और आदित्य की जान बच जाएगी। सिंपल। तो यह तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं और बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर अपनी नींबू वाली टेक्निक से लाश का भी पता लगा लेते हैं कि वो कहां दफन है। तो अब यह जमीन खोदकर लाश को निकाल लेते हैं। तो बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर कहते हैं कि मैं जाकर कार से पेट्रोल लेकर आता हूं जिससे हम इस लाश को जला सके। तो बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर कार के पास जाते हैं, लेकिन यह रंडी चुड़ैल इतनी आसानी से यह काम कहां करने देगी। तो वह यही बेचारे हम सबके प्यारे बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर को मार डालती है और खुद बड़ी आईब्रो वाला प्रोफेसर बनकर संजना के पास पहुंच जाती है। तो जैसे ही संजना पीछे की तरफ घूमती है तो प्रोफेसर के रूप में यह रंडी चुड़ैल उस पर हमला कर देती है, लेकिन संजना बच जाती है। तो फिर रंडी चुड़ैल कहती है कि छिनाल तू कब मेरी कुंडली से निकलेगी, और एकदम से हमला करती है। लेकिन तभी शादी की बिचौलिया चुड़ैल को हमले से रोक लेती है। तो उसको रंडी चुड़ैल कहती है कि छिनाल नंबर 2 चली जाए और जोर से लात मारती है जिससे वो उड़ती हुई दूर जाती है। तो अब संजना जैसे तैसे करके पेट्रोल ले आती है और लाश को जला देती है। तो लाश बचाने के चक्कर में बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर के रूप में यह रंडी चुड़ैल भी आग में जल जाती है और उधर आदित्य को भी डॉक्टर द्वारा बचा लिया जाता है। मेहनत संजना की थी, नाम डॉक्टर का हो रहा था। मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। तो इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है और हम व्यूअर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है कि मालिनी बिल्कुल भी पागल नहीं थी, वह तो मांग रही थी सच्चा प्यार। दिमाग से थोड़ी बेवकूफ थी लड़की, लेकिन योनि थी उसकी होशियार। मालिनी के दुद्धुओं को मिली होगी जन्नत और मौत के कुएं को मिला होगा नरक। बड़ी आईब्रो वाले प्रोफेसर संजना के लिए जल गए, इनके मुंह पे भी ना पड़ रहा फर्क। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।